नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान निर्माण के उपागम या तरीके या उपाय। ज्ञान निर्माण कैसे होता है, ज्ञान का निर्माण कैसे करना चाहिए, कौन से स्तर पर किस प्रकार का ज्ञान दिया जाना चाहिए, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम क्रमबद्ध रूप से ज्ञान निर्माण के जो तरीके हैं उन तरीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सब मेरे साथ में शुरू हो जाइए। हम देखते हैं ज्ञान निर्माण के तरीके। तो ज्ञान निर्माण के जो तरीके हैं वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। ज्ञान निर्माण के जो तरीके हैं वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला है ज्ञान निर्माण का परंपरागत उपागम या उपाय। ज्ञान निर्माण का परंपरागत उपागम। ज्ञान निर्माण का परंपरागत उपागम या उपाय भी कह सकते हो आप। तो ज्ञान निर्माण के परंपरागत उपागम कौन कौन से होते हैं या परंपरागत उपाय कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखते हैं। परंपरागत उपागम में जो परंपरागत उपागम, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि परंपरागत क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। परंपरागत यही होता है कि परंपरा से, यानी कि शुरू से जो चली आ रही है व्यवस्था, उसी व्यवस्था के अनुरूप आगे बढ़ना। जैसे हमारे पूर्वज जिस प्रकार से थे, जो व्यवहार करते थे, जिस प्रकार से उनका उठना बैठना, खान पान, रीति रिवाज जो थे, उसी रीति रिवाज को, उसी खान पान को आज हम चला रहे हैं। तो यह क्या है? परंपरागत है। यानी कि जैसी पूर्वजों के द्वारा जो परंपराएं चल रही थी उसी परंपराओं के अनुरूप हम चल रहे हैं। तो यह क्या कहलाता है? परंपरागत कहलाता है। तो ज्ञान निर्माण के जो परंपरागत उपागम है, जो पहले से चले आ रहे उपागम है, उन्हीं उपागमों को या उपायों को आज हम देखते हैं। तो परंपरागत उपागम में, जो परंपरागत उपागम है उसमें शैक्षणिक व्यवस्था को ही ज्ञान के निर्माण के रूप में स्वीकार किया गया है। देखो, शिक्षण जो व्यवस्था है वह शुरू से चली आ रही है। जब से इस धरती पर हम कह सकते हैं इंसान का जन्म हुआ है, तब से लेकर के जो शिक्षण व्यवस्था है वो चली आ रही है। आज हम विद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, तो पहले समय में जो विद्यार्थी थे वो कहाँ जाते थे? तो गुरुकुल में जाते थे, ऋषि मुनियों के आश्रम के अंदर जाते थे। आश्रम व्यवस्था थी उस समय, वहाँ पर ऋषि मुनियों के द्वारा ज्ञान दिया जाता था। आज हमें जो ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है वह ज्ञान लिखित अवस्था में पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, और हम किसी शैक्षणिक स्थान पर जाते हैं और हम अध्ययन करते हैं। उस समय क्या चल रही थी? परंपरागत तरीके से। तो परंपरागत तरीके से पढ़ाई चल रही थी। गुरुकुल के अंदर विद्यार्थी जाता था, वहाँ पर भी उसको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। आज हम जिस प्रकार से बीएड करने के लिए जाते हैं और एग्जाम देते हैं, एसटीसी करते हैं, एग्जाम देते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम, गवर्नमेंट नौकरी के लिए कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता है, उसी प्रकार से पहले समय में भी गुरुकुल में शिक्षा अर्जित करने के लिए हमें कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता था। गुरु हमारी परीक्षा लेता, इसके बाद में हमें वह अपना शिष्य बनाता था, और गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था वो मौखिक रूप से दिया जाता था, न कि लिखित रूप से। तो ज्ञान प्राप्त करने या ज्ञान निर्माण का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है शैक्षणिक व्यवस्था। गुरुकुल, स्कूल, कॉलेज जो हैं वह ज्ञान निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, और विद्वानों के द्वारा भी यही स्वीकार किया गया है कि जो शिक्षण व्यवस्थाएं हैं वह ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है या माना गया है। इस मत के, यानी कि ये जो मत है उसके समर्थक कौन है? ड्यूवी। कौन है? ड्यूवी को माना जाता है। तो ड्यूवी का मानना था कि
विद्यालय व्यवस्था में जो कुछ भी ज्ञान निर्मित होता है उसके आधार पर ही छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। जॉन ड्यूई का मानना है कि विद्यालय के अंदर जो ज्ञान छात्र को प्रदान किया जाता है वही ज्ञान छात्र का भविष्य निर्माण करता है, या बालक जो होता है उसका सर्वांगीण विकास उसी से होता है। किससे होता है? विद्यालय के अंदर जो ज्ञान उससे प्रदान किया जाता है। ठीक है, परंतु उसके साथ साथ उसका यह भी मानना है कि ज्ञान के निर्माण के लिए पुस्तकालयों का, यानी कि जो लाइब्रेरी है उसकी व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय में किसी भी सूचना को संगठित एवं व्यवस्थित रूप में पाया जा सकता है। द्वितीय इस उपागम में सामान्य से विशिष्ट की और ज्ञान के निर्माण को श्रेष्ठ माना गया है, अर्थात प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थी होते हैं या छात्र होते हैं उनको सामान्य ज्ञान पहले देना चाहिए और जो विशिष्ट ज्ञान है उसको बाद में देना चाहिए, तभी विद्यार्थी का क्या होगा? सर्वांगीण विकास होगा। इसका कहने का मतलब यही है कि जो विद्यालय के अंदर विद्यार्थी को जो ज्ञान दिया जाता है वही ज्ञान व्यक्ति के भविष्य का आधार बनती है। व्यक्ति की सोच उसी के अनुरूप चलती है, जैसा ज्ञान दिया जाएगा वैसा ही व्यक्ति कार्य करेगा। और दूसरा इसका जो मत है वो यही कहता है कि व्यक्ति को सामान्य से विशिष्ट की ओर ज्ञान देना चाहिए, यानी कि सबसे पहले हमें जो सरल ज्ञान है, सरल जो शब्द है वह प्रदान करना चाहिए। इसके बाद में जैसे जैसे जटिल जो शब्द आते हैं वह बाद में प्रस्तुत करने चाहिए। अगर पहले ही दिन विद्यार्थी स्कूल के अंदर आया है और उस विद्यार्थी को आपने बोल दिया चल पाठ पढ़ो, अब वह बालक पहली बार स्कूल आया है, वह कैसे पाठ पढ़ेगा? स्वाभाविक सी बात है, आपने उसको विशिष्ट ज्ञान के बारे में बता दिया, नहीं समझेगा। जिस बालक को आ नहीं आते, पाठ पढ़ना नहीं आता, उस बालक के सामने आप फर्राटेदार हिंदी का प्रयोग कर रहे हो, नहीं समझेगा बालक। आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाइए जहां पर सभी लोग वागड़ी भाषा बोलते हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनके बीच में जाकर के आप हिंदी में बोलोगे, क्या समझ में आएगा? उनको नहीं आएगा। आपको उन्हीं की लैंग्वेज में बात करनी है, उन्हीं की भाषा के अनुरूप चलना पड़ेगा तभी। तो ड्यूई का भी यही मानना है कि जब विद्यार्थी जो होता है वह स्कूल के अंदर आता है, उसको सामान्य ज्ञान पहले प्रस्तुत कीजिए और विशिष्ट ज्ञान बाद में, यानी कि सरल से कठिन की ओर आप बढ़िए, तभी विद्यालय व्यक्ति का जो बालक होता है उसका सर्वांगीण विकास हो पाएगा और उसके ज्ञान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। दूसरा जो बिंदु है वह है मुख्य विश्लेषणात्मक उपागम। मुख्य विश्लेषणात्मक उपागम। मुख्य विश्लेषणात्मक उपागम। मुख्य विश्लेषणात्मक उपागम, इस उपागम के अंतर्गत, इस तरीके के अंतर्गत ज्ञान निर्माण में सर्वप्रथम विश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। सर्वप्रथम कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है? विश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसके पश्चात उसे एक निश्चित नियम या सिद्धांत प्रदान किया जाता है। देखो, पहले तो क्या किया जाता है? सर्वप्रथम विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करने के बाद में उसको एक नियम और सिद्धांत दिया जाता है। जैसे विद्यालय में संगीत, गीत रचना, कविता एवं गायन आदि को एक पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया का रूप दे दिया जाता है। इससे संबंधित सभी पुस्तकों को संगीत शीर्षक प्रदान करके पुस्तकालय में रखा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र की
विषय वस्तु संबंधित व्यवस्था को विश्लेषण एवं संश्लेषण के आधार पर एक निश्चित शीर्षक दिया जाता है। इस प्रकार ज्ञान संबंधित घटनाओं एवं तथ्यों को संगठित रूप से प्रदान किया जाता है। यानी कि विश्लेषणात्मक ज्ञान में क्या होता है कि मुख्य विश्लेषणात्मक उपागम, इसमें क्या होता है, जो भी ज्ञान होता है उसके बारे में जो मुख्य बात होती है वही प्रस्तुत की जाती है। सबसे पहले कोई भी शब्द है, जैसे कि आप देख रहे हो राम, राम, अब र में अ मिला हुआ है, म में अ मिला हुआ है। इस प्रकार से क्या कर दी, टुकड़े कर दो आप, तो क्या हो गया, ये विश्लेषण हो गया। यानी कि आपने क्या कर दिया, शब्द के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इसके अंदर क्या होता है, विशेष उपागम के विश्लेषणात्मक में क्या होता है, उसका विश्लेषण कीजिए आप, उसको बहुत ही बारीक तरीके से आप उसको पेश कीजिए, छोटे से छोटे टुकड़े करके उसको पेश कीजिए। जब आप छोटा सा छोटा ज्ञान एक विद्यार्थी को दोगे तो विद्यार्थी का जो ज्ञान है उसके अंदर क्या होगा, विकास होगा। विद्यार्थी के मस्तिष्क का क्या होगा, विकास होगा। कैसे, आप छोटी से छोटी बात उसे प्रस्तुत कर रहे हो तो वो हर चीज से क्या हो गया, हो जाएगा, अवगत हो जाएगा। जैसे विद्यालय जो होता है, इसके बाद में क्या कीजिए, आप उसको एक निश्चित नियम और सिद्धांत दे दीजिए। अब आपने निश्चित नियम और सिद्धांत, एक बालक जो आया है वो संगीत सीखने के लिए आया है, तो आप विद्यालय के अंदर संगीत की व्यवस्था कीजिए, संगीत के सारे उपकरण ला करके रख दीजिए, संगीत की सारी पुस्तकें ला करके रख दीजिए और उसको एक लाइब्रेरी के अंदर सभी के सभी ला करके रख दीजिए। फिर उस बालक को कहिए कि तेरा यह शिक्षक है और इस शिक्षक पर तेरे को पूर्ण रूप से पढ़ाई करनी है या ज्ञान अर्जित करना है। तो वह बालक क्या करेगा, उसी लाइब्रेरी के अंदर जाएगा और वे सारे उपकरण, पुस्तकें वगैरह जो भी पड़ी हैं उसके अंदर क्या करेगा, वो देखेगा और अपना जो टॉपिक है संगीत का, उस संगीत के टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से विश्लेषण करेगा और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बढ़ेगा कौन, विद्यार्थी। अगला है सूचना पुनः प्राप्ति उपागम। सूचना पुनः प्राप्ति उपागम। सूचना पुनः प्राप्ति सूचना पुनः प्राप्ति उपागम। इसके अंतर्गत यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि इसके अंदर यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि स्मरण एवं नियम के अनुसार ज्ञानात्मक तथ्यों को व्यवस्थित करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरे शब्द में पुस्तकालय एवं विद्यालय व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे छात्र द्वारा आवश्यकता के अनुसार ज्ञानात्मक तथ्यों को प्राप्त किया जा सके। इसमें क्या होता है, पुनः प्राप्ति उपागम के अंदर कि इसमें स्मरण एवं नियम के अनुसार तथ्यात्मक ज्ञान को व्यवस्थित एवं सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरे शब्द में कहें तो विद्यालय के अंदर जो होता है वह पुस्तकालय और विद्यालय व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी है जिससे छात्रों द्वारा आवश्यकता के अनुसार ज्ञानात्मक तथ्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है। अगला जो है वो है प्रयोगकर्ता आधारित उपागम। 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 इस उपागम के अनुसार रचना की व्यवस्था, इस उपागम के अंतर्गत रचना की व्यवस्था प्रयोगकर्ता के अनुसार होनी चाहिए। रचना की जो उपयोगिता है या व्यवस्था जो है वो किससे होनी चाहिए, प्रयोगकर्ता के अनुसार होनी चाहिए। जैसे एक जो छात्र होता है वह अपने विद्यालय में पुस्तकालय का
प्रयोग अध्ययन के लिए करता है। प्रयोग किसके लिए करता है? अध्ययन के लिए करता है। स्वाभाविक सी बात है, आप किसी भी लाइब्रेरी के अंदर जाओगे तो क्यों जाओगे? पढ़ाई करने के लिए जाओगे। तो एक बालक जो होता है वो विद्यालय के अंदर जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर क्यों जाता है? अध्ययन करने के लिए जाता है। उसको सर्वप्रथम कौन कौन सी पुस्तकें, उस बालक को सर्वप्रथम कौन कौन सी पुस्तकें अच्छी लगती हैं तथा उसके बाद उसे कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है, इन सभी तथ्यों का ज्ञान उस छात्र को होगा। इन सभी तथ्यों का ज्ञान किसे होगा? उस छात्र को होगा। इसलिए पुस्तकालय में पृथक पृथक टेबल पर उसके लिए पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात जो पुस्तकालय का उपयोग करता है उसके अनुसार ही पुस्तकालय की क्या होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है कार्यक्षेत्र विश्लेषण उपागम। 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 कार्यक्षेत्र विश्लेषण संबंधी उपागम के अनुसार ज्ञान निर्माण का स्वरूप समाज के ज्ञान निर्माण का जो स्वरूप होता है वह समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। समाज के सभी वर्ग हमारे ज्ञान से संतुष्ट होने चाहिए, क्योंकि समाज का जो प्रत्येक समूह की रुचि एवं आवश्यकताएं अलग अलग रूप में होती हैं। इसलिए पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। साथ साथ विद्यालय में ज्ञान की संरचना का जो स्वरूप है वह इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे प्रत्येक छात्र की शैक्षणिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। सभी व्यक्तियों की क्या होनी चाहिए? पूर्ति होनी चाहिए। उपरोक्त उपागम, ये जो सारे उपरोक्त जो उपागम थे इस तथ्यों की ओर संकेत करते हैं कि हमने ये पांचों उपागम पढ़े। ये पांचों उपागम हमें इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि ज्ञान निर्माण का सर्वोत्तम स्वरूप पुस्तकालयों द्वारा ही संभव होता है। देखो, ज्ञान का जो निर्माण है वो किससे संभव होता है? पुस्तकों के माध्यम से ही संभव होता है। बिना पुस्तकों के आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। पूर्ण रूप से अगर आपको ज्ञान अर्जित करना है तो किसका सहारा लेना है? पुस्तकों का सहारा आपको लेना पड़ेगा। बिना पुस्तकों के माध्यम से आप अध्ययन नहीं कर सकते, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए पुस्तकालयों को इतना संपन्न बनाया जाए जिससे प्रत्येक छात्र एवं समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। जब आप अगर लाइब्रेरी बनाते हो एक विद्यालय के अंदर या एक कॉलेज के अंदर, तो आपको लाइब्रेरी के अंदर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें ला करके इकट्ठी करनी हैं। उन पुस्तकों को ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म विशेष की आप सारी पुस्तकें ले आए, नहीं, संपूर्ण वर्ग, संपूर्ण जाति, संपूर्ण धर्म को ध्यान में रखते हुए आप लाइब्रेरी के अंदर पुस्तकों का संग्रह कीजिए और वहाँ पर सभी वर्गों के व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान प्राप्त हो सके, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। विद्यालय व्यवस्था में प्राथमिक स्तर पर भी पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय जो होता है उस विद्यालय व्यवस्था के अंदर प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं या प्राथमिक स्तर जो होता है वहाँ के विद्यार्थियों के लिए भी अलग से पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार पुस्तकें प्राप्त कर सकें, जिससे जो विद्यार्थी हैं वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकें प्राप्त
कर सके। इसके साथ शिक्षकों द्वारा भी छात्रों को समय समय पर आवश्यक सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए। जो शिक्षक होते हैं वह समय समय पर उनको सूचनाएं आदान प्रदान करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, जो विद्यार्थी हैं उनको हर समय सूचनाएं मिलती रहेंगी। सूचनाएं मिलेंगी तो उसके अनुरूप उनको ज्ञान भी प्राप्त होगा, जिसके परिणाम से छात्रों को ज्ञान पिपासा शांत होगी। इससे विद्यार्थी जो होता है उसकी जो ज्ञान पिपासा है या ज्ञान जो लालसा है प्राप्त करने की, वह भी क्या होगी, पूर्ण होगी या शांत होगी। तो हम देख रहे थे ज्ञान निर्माण के जो उपागम और तरीके हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो एक बार पुनः हम देख लेते हैं ज्ञान निर्माण का परंपरागत उपागम। देखो, मुझे पता है आप लोगों को यह टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इस टॉपिक को अध्ययन करने के लिए आपके पास में भी पाठ्य पुस्तक का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपके पास में पाठ्य पुस्तक नहीं है और सिर्फ मेरे द्वारा यहाँ पर जो बोला जा रहा है उसके द्वारा आप नहीं समझ सकते, क्योंकि यह जो टॉपिक है वो बहुत ही, हम कह सकते हैं, बारीकी से अध्ययन करने की ज़रूरत है हमें। यहाँ पर हम ऐसे ही हम इस टॉपिक का अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास में पाठ्य पुस्तक का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। बिना पाठ्य पुस्तक के समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा इसको मैं बता रहा हूँ आपको कि ज्ञान निर्माण का परंपरागत उपागम। देखो, अब क्या होता है कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको परंपरागत जो तरीके हैं उन तरीकों का उपयोग करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि जब ऋषि मुनियों का जो समय था, उस समय के अंदर भी जो बालक था वह कहाँ जाता था, गुरुकुल के अंदर जाता था और ज्ञान को अर्जित करता था। उसी प्रकार से वर्तमान समय के अंदर भी जो बालक होते हैं वह कहाँ जाते हैं, गुरुकुल के अंदर जाते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऋषि मुनियों ने या वर्तमान में जो मनोवैज्ञानिक हैं उन मनोवैज्ञानिकों ने भी यही माना है कि जो बालक होता है उसका सर्वांगीण विकास कहाँ पर होता है, विद्यालय के अंदर ही होता है। घर पर जो बालक है वो नहीं पढ़ सकता, नहीं समझ सकता। एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं ड्यूविक, इसको जॉन ड्यूवी भी कहते हैं। उस ड्यूवी महोदय ने क्या कहा है, ड्यूवी महोदय ने यही कहा है कि विद्यालय जो है वह जो भी कदम उठाएगा वह विद्यार्थियों के हित में उठाता है, और जो एक विद्यार्थी होता है, छात्र होता है, उसका सर्वांगीण विकास ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। और ज्ञान का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो विद्यालय को माना है। किसने? ड्यूवी ने। अब ड्यूवी महोदय कहते हैं कि ज्ञान जो है वो सरल से विशिष्ट की ओर देना चाहिए। किसकी ओर देना चाहिए? सामान्य से विशिष्ट की ओर देना चाहिए। सबसे पहले हमें उसको जो ज्ञान है वो बारीक ज्ञान जो है, यानी कि जो ज़रूरी है, हम कह सकते हैं कि सामान्य ज्ञान, वह प्रदान करना है। इसके बाद में उसे क्या देना है? विशिष्ट ज्ञान देना है। ये किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने कहा था। तो पहले पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हाँ, तो आप पहले पॉइंट को समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है? मुख्य विश्लेषणात्मक उपागम। मुख्य विश्लेषणात्मक जो उपागम है, इसके अंदर क्या लिया जाता है? सबसे पहली बात तो हम इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि विश्लेषण की जो क्रिया है उसको सर्वप्रथम लिया जाता है। किसको लिया जाता है? विश्लेषण की जो क्रिया है उसको सर्वप्रथम लिया जाता है। कोई भी टॉपिक होगा, उस टॉपिक को आप नियम और सिद्धांत के अनुसार अध्ययन कीजिए। किसके अनुसार? नियम और सिद्धांत के अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए अगर समझते हैं तो विद्यालय के अंदर, विद्यालय में संगीत गीत रचना, विद्यालय में संगीत गीत रचना, कविता एवं गायन आदि को एक आदि जो होते हैं उनको पाठ्य सहगामी क्रिया के साथ में आप उसको एक लाइब्रेरी की जो होती है उस लाइब्रेरी के अंदर ले जाकर के रखिए। वहाँ पर संगीत से संबंधित सारी की सारी पुस्तकें रखिए, सारे के सारे वाद्य यंत्र रखिए, जिससे कि विश्लेषणात्मक जो ज्ञान है
वह किसे प्राप्त हो सकता है? एक विद्यार्थी को प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस टॉपिक से संबंधित सारे नियम और जो सिद्धांत है उसके आधार पर चलेगा और वह पूर्ण रूप से उस ज्ञान को अर्जित करने के प्रयास करेगा। तो विश्लेषणात्मक जो ज्ञान है, विश्लेषणात्मक, उसके अंदर क्या होता है कि पूर्ण रूप से बहुत ही बारीकी से संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है। किसमें? मुख्य विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है सूचना पुनः प्राप्ति का उपागम। इसके अंतर्गत यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि स्मरण एवं नियम के अनुसार ज्ञानात्मक तथ्यों की व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ माना है। सूचना पुनर्प्राप्ति, सूचना पुनर्प्राप्ति के अंदर क्या होता है, कोई भी ज्ञान का टॉपिक होता है या कोई भी सूचना होती है, उसको आप स्मृति, स्मरण यानी कि आप उसको पुनः कितना बता सकते हो उसके बारे में। आपने जैसे एक कहानी सुनी, एक संगीत सुना, एक संगीत को सुनने के बाद में आप पुनः उस संगीत का दोहरान कितना कर पाओगे। आज आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको कल तक आप याद रख पाते हो या नहीं रख पाते हो, कितना याद रखोगे। उस स्मरण, उस जो स्मरण है या पुनः बोलने की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर आप किस प्रकार से नियम के अनुसार तथ्यात्मक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। दूसरा है पुस्तकालय एवं विद्यालय व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको क्या मिल सके, ज्ञान मिल सके। इसके बाद में चौथा पॉइंट है प्रयोगकर्ता आधारित उपागम। प्रयोगकर्ता आधारित जो उपागम है उसके अंदर क्या किया जाता है कि प्रयोगकर्ता जो है उस पर निर्भर करता है कि वह अपने प्रयोग के अंदर किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करेगा। उपयोगकर्ता ही यह निर्धारित करेगा कि उसको किस प्रकार की पुस्तकों का आवश्यकता है, किस प्रकार का उसको ज्ञान अर्जित करना है। उसके लिए क्या होता है कि विद्यालय के अंदर पुस्तकालय जो होता है उसके अंदर सारी की सारी पुस्तकें ला करके रख दी जाती हैं। किसके अंदर? विद्यालय के अंदर। अब जो प्रयोग करता है यानी कि जो छात्र है उस पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहता है, किस प्रकार के जो पुस्तक हैं उसको वह इकट्ठी करेगा, किस प्रकार का ज्ञान उसके अंदर से निकालेगा, उसको कौन सी पुस्तकों के अंदर रुचि है, वह उन पुस्तकों के अंदर से कौन से प्रकार की पुस्तकें हैं जिसको निकालेगा और उस निकालने के बाद में भी कौन इस प्रकार का जो टॉपिक होगा उसका अध्ययन करेगा। यह किस पर निर्भर करता है? एक विद्यार्थी पर निर्भर करता है, यानी कि प्रयोगकर्ता पर ही निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का प्रयोग करना चाहता है या किस प्रकार का ग्रंथ है वह पढ़ना चाहता है। और विद्यालय के अंदर यह व्यवस्था पूर्ण रूप से जो होती है और उस व्यवस्था के अनुरूप ही विद्यार्थी का जो शैक्षणिक जो विकास है वह संभव हो पाता है। लास्ट पॉइंट था कार्य क्षेत्र विश्लेषण उपागम। अब कार्य क्षेत्र विश्लेषण उपागम में क्या होता है कि कार्य क्षेत्र विश्लेषण संबंधित उपागम के अनुसार ज्ञान निर्माण का स्वरूप समाज के सभी वर्गों को संतुष्टि प्रदान करना होता है। ज्ञान निर्माण का जो स्वरूप होता है वो क्या ऐसा होना चाहिए कि समाज के संपूर्ण वर्ग को संतुष्ट करे, क्योंकि जो ज्ञान है वह कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं निर्मित हो रहा है। उसको पढ़ने वाले हजारों लाखों लोग होंगे, सभी अलग अलग धर्म के होंगे, अलग अलग जातियों के होंगे, तो उन सभी को संतुष्ट करने के लिए वे सभी संतुष्ट हो जाएं, ऐसा ज्ञान निर्मित करना चाहिए जिसके अंदर सभी को ध्यान में रखा जाता है। किसी व्यक्ति विशेष पर यह निर्माण या निर्मित नहीं होता है। वहाँ पर कार्य करने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं, वह किस प्रकार से ज्ञान का निर्माण करना चाह रहे हैं, उसको भी वहाँ पर देखा जाता है। उनको देखने के बाद में ही यह निर्धारित किया जाता है कि ज्ञान किस प्रकार का वहाँ पर प्रदान करना है और इसके तहत शैक्षणिक जो उपागम है या जो शिक्षण व्यवस्था है या सामाजिक जो व्यवस्था है उसको भी सहयोग मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा और नहीं आया है तो आप इस वीडियो को पुनः देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।